स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहां ड्यूक डचेस से कह रहा होता है, आपको अपने दायित्वों को पूरा करना होगा। क्या आप सहमत नहीं हैं डचेस? तभी डचेस कहती है, रुको। तभी ड्यूक चौंकते हुए कहता है, यह क्या है? क्या आपने खुद को इसके लिए तब तैयार नहीं किया था जब आपने कहा था कि आप डचेस की उपाधि से जुड़ी हर चीज चाहती है? तभी हमारी डचेस कहती है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे उस आदमी के साथ सोने में कोई दिलचस्पी नहीं है जिसे मैं प्यार नहीं करती। ओह, अगर आपको उत्तराधिकारी की आवश्यकता है तो मैं सहयोग करूंगी, कोई बात नहीं। तभी ड्यूक खड़े होते हुए कहते हैं, मुझे भी उस महिला के साथ सोने में कोई दिलचस्पी नहीं है जिसे मैं प्यार नहीं करता, मैं यहीं रुकता हूँ। तभी डचेस कहती है, तुम कहते हो तो ठीक है। तभी डचेस मन में सोचती है, मुझे शिकार के मैदान में पुरुषों से लड़ने का अनुभव है, लेकिन बिस्तर में कभी नहीं। एक पल के लिए तो मुझे चिंता होने लगी थी, यह सोचकर कि वह सचमुच ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। तभी ड्यूक कहता है, कल शुरू करें, आपको कुछ जिम्मेदारियां निभानी होंगी। तभी डचेस कहती है, जिम्मेदारियां? तभी ड्यूक कहता है, यदि आप डचेस के रूप में सब कुछ चाहते हैं तो आपको जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। यदि आप अधिकार चाहते हैं तो आपको अपने दायित्व को पूरा करना चाहिए। समझदारी भरा, मुझे यही चाहिए था। तभी डचेस कहती है, ये कर्तव्य वास्तव में क्या है? तभी ड्यूक डचेस से कहता है, आपके कर्तव्यों में घर के खर्चों के लिए बजट की योजना बनाना शामिल है, संपत्तियों की देखभाल करना और नौकरों का प्रबंध करना, साथ ही समाज में कुछ परेशान करने वाली गतिविधियां भी होती है। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें बिना किसी गलती के पूरा करेंगे। यह जानकर मुझे बहुत दुख होगा कि मेरी पत्नी ने परिवार का नाम कलंकित किया है। तभी ड्यूक चलते हुए डचेस की बातों को याद करता है, जो कि कहती है, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी ड्यूक रुकता है और कहता है, क्यों? मुझे इतनी इरिटेशन क्यों हो रहा है? आगे हमें डचेस को दिखाया जाता है जो काफ़ी गुस्से में कह रही होती है, मुझे यहाँ आए हुए केवल 3 दिन हुए हैं, फिर भी वह मुझे इतना सारा काम कैसे दे सकता है? वह कितना प्यार करने वाला पति है। तभी लैला कहती है, महारानी, आपको विश्राम करने की आवश्यकता है। तभी डचेस कहती है, मैं ठीक हूँ। तभी सिल्विया आती है तो डचेस उसे अंदर आने बोलती है। सिल्विया कहती है, मैं संपत्ति के प्रत्येक विभाग से आवश्यक सामग्री और बिल लेकर आई हूँ। लैला तो मुंह बना लेती है। डचेस कहती है, चलो कोई बात नहीं, इसे निपटाने के बाद थोड़ा आराम कर ही लेते हैं। तभी लैला बोलती है, यह तो आपने पहले भी कहा था। तभी डचेस सिल्विया से कहती है, सिल्विया, मैं यहाँ लिख के सभी विभागों को देखना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? भी सिल्विया चौंकते हुए कहती है, जी महारानी, क्या आपका मतलब है कि आप उन्हें खुद देखना चाहते हैं? आप नौकरों से यह काम करवा सकते हैं? तभी डचेस कहती है, मैं किसी और की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकती, मैं उन्हें स्वयं देखना चाहूँगी। मुझे इस संपत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। बहुत खूब महोदय, मैं आपके दौरे की व्यवस्था कर दूंगी। तभी लैला कहती है, ठीक है महारानी, मुझे कुछ नाश्ता लाने दीजिए ताकि आप घूमते फिरते उन्हें खा सके। तभी सिल्विया कहती है, क्या हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं? देन हमें सिल्विया बताती है, यह किचन है, यहाँ पर महल के सभी लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं और महामहिम और महल के सभी कर्मचारियों के लिए भी भोजन तैयार किया जाता है। हमें सर्वेंट्स को बात करते हुए बताया जाता है, जो कि कह रहे थे, क्या वह डचेस हैं? वह यहाँ क्या कर रही है? ये तो वही है जो बसर से। मुझे लगा था कि बसर में हर कोई बर्बर है, लेकिन वह उतनी भयानक नहीं है जितनी मैंने उम्मीद की थी। देन डचेस कहती है, यह कच्चा मांस यहाँ क्यों लटका हुआ है? यह जल्द ही खराब हो जाएगा। देन सिल्विया कहती है, ऐसा होगा, यह एक जादुई उपकरण है जिसे विशेष रूप से भोजन को स्टोर करने के लिए बनाया गया है, इसलिए मांस को हुक्म लगाते ही वजन जाता है। तभी डचेस कहती है, जादुई उपकरण? तभी लैला कहती है, महारानी देखिए, मांस सचमुच ठंडा हो गया है। आगे सिल्विया कहती है, लगता है आपके लिए यह नया है क्योंकि बसर में जादू का उपयोग नहीं होता है। आगे सिल्विया बताती है, हमारे इस महल में साम्राज्य का सबसे महान जादूगर और व्हाइट टावर का स्वामी निवास करता है, सेरियन, जिसकी वजह से हम ऐसे जादुई उपकरणों का इस्तेमाल कर पाते हैं। तभी लैला बोलती है, लेकिन बसर में प्रकृति की शक्ति का उपयोग करते हैं। तभी सिल्विया कहती है, जादू के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन प्रकृति की शक्ति का उपयोग बिना कोई कीमत चुकाए किया जा सकता है। जिस पवन जनजाति से हर ग्रेस आती है
वह हवा को नियंत्रित कर सकती है और हवा द्वारा लाए गए भाग्य का पूर्वानुमान लगा सकती है। बेशक जादू के मामले में एक दुष्प्रभाव यह है कि जादू की शक्ति में हर वृद्धि के साथ उसकी कीमत बढ़ जाती है। तभी एक सर्वेंट भागते हुए आता है और कहता है, हमारे पास एक अत्यावश्यक मामला है। तभी सिल्विया कहती है, यह क्या है, जब वास्तव में डचेस यहाँ हो। सर्वेंट बताता है, हम नए घोड़े को काबू में कर रहे थे और तभी एक मजदूर को घोड़े ने लात मार दी, उसकी सांसें रुक गई है। सिल्विया कहती है, क्या? तभी सर्वेंट कहता है, कृपया डॉक्टर को बुलाए, उसकी जान जा सकती है। तभी डचेस कहती है, लेकिन अस्तबल का कर्मचारी कहाँ है? मुझे वहाँ ले चलो जहाँ घायल है। देन हमें अस्तबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग कहते हैं, जाओ, क्या कोई डॉक्टर आ रहा है? तभी दूसरा सर्वेंट कहते हुए आता है, धिक्कार है, डॉक्टर हम जैसे आम लोगों के पास नहीं आते और बिल हमें ऐसा कुछ भी नहीं करने देगा जिसमें पैसा खर्च होता हो। तभी उस सर्वेंट के पीछे से डचेस की आवाज़ आती है, आप क्या कर रहे हो? जिस व्यक्ति की छाती की हड्डी टूटी हो उसे लिटाना नहीं चाहिए, उसे पेड़ के सहारे बिठा दो संतर। तभी सर्वेंट कहता है, आप कौन हो? देन हमें दिखाया जाता है डचेस अपना ड्रेस फाड़ देती है, जिसे देख ये सिल्विया कहती है, योर फेस। और सिल्विया कहती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? सब लोग इधर देखो। तभी सब्जी हाँ महोदय कहती है। तभी सिल्विया कहती है, महारानी यह अत्यंत अनुचित है, वह भी सिल्विया के सामने। तभी डचेस कहती है, सिल्विया डॉक्टर को बुलाओ, मैं केवल प्राथमिक उपचार ही कर सकती हूँ। तभी सिल्विया कहती है, एक डॉक्टर? तभी सिल्विया कहती है, लेकिन डॉक्टर तो केवल किले के जागीरदारों का ही इलाज करते हैं। अब तभी डचेस गुस्से में कहती है, एक व्यक्ति की जान खतरे में है, अभी उसकी कक्षा के बारे में सोचने का समय नहीं है। तभी सिल्विया कहती है, मैं उसे तुरंत लेने जाती हूँ। तभी डचेस कहती है, इस अस्तबल का प्रभारी कौन है और इस संकट के समय में वह मुझे कहीं भी क्यों नहीं दिख रहा? इस संकट के समय में वह मुझे कहीं भी क्यों नहीं दिख रहा? उसे ले आओ।